वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज बहुत दिनों के बाद आपसे मिल रहा हूँ और आज हम डिस्कस करेंगे एक टॉपिक है इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिसेस का। एग्रीकल्चरल इनकम सब्जेक्ट है हमारा, इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस, और उस सब्जेक्ट में आज का टॉपिक है एग्रीकल्चरल इनकम कि किस इनकम को हम एग्रीकल्चरल इनकम मानेंगे और कौन सी इनकम हमारी एग्रीकल्चरल इनकम नहीं मानी जाएगी। विच इनकम्स विल बी रिगार्डेड एज द एग्रीकल्चरल इनकम एंड विच इनकम्स विल बी रिगार्डेड एज नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। कौन कौन सी इनकम एग्रीकल्चरल इनकम होंगी और कौन कौन सी इनकम हमारी नॉन एग्रीकल्चरल होंगी। ये निकालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एग्रीकल्चरल इनकम पर टैक्स नहीं लगता है। No income tax is charged on agricultural income. That is why it is necessary to find out the difference that which income is agricultural income and which income is not agricultural income, right? तो अगर हम बात करें कि इनकम टैक्स एक्ट में कि जो सेक्शन है according to section 10 subsection 1 of income tax act 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 में ये प्रोविज़न है क्या कि एग्रीकल्चरल इनकम आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 of Income Tax Act 1961 says that there is no tax on agricultural income. If any person is earning income from the agricultural activities, then he will not be taxed. That income will not be taxed. कि अगर कोई व्यक्ति जो है अपनी इनकम को एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से अर्न कर रहा है, that will be agricultural income. और being an agricultural income, the tax will not be imposed on such income. कि क्यों? क्योंकि जो इनकम टैक्स एक्ट हमारे यहाँ चलता है 1961, उसके सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 में ये प्रोविज़न दिया हुआ है कि इनकम टैक्स एग्रीकल्चरल इनकम पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। ये तो होगी इतनी बात। लेकिन जो फाइनेंस एक्ट 1973 है, या फाइनेंस बिल कहें, कि जो फाइनेंस एक्ट 1973 है, उसने कहा कि एग्रीकल्चरल इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के एग्रीकल्चरल इनकम के अलावा भी कोई दूसरा सोर्स ऑफ इनकम है, इफ़ अ पर्सन हैव सम अदर सोर्सेज ऑफ इनकम इन एडिशन टू द एग्रीकल्चरल इनकम, कि मान लीजिए मेरे पास एग्रीकल्चरल इनकम भी है, यानी कि मेरी कुछ इनकम एग्रीकल्चरल सोर्स से आ रही है और कुछ इनकम मेरा कोई दूसरा बिजनेस है वहाँ से भी आ रही है। तो अब इस केस में क्या होगा? तो इस केस में ये होगा कि जो एग्रीकल्चरल इनकम, उसकी कुछ कंडीशन है, मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन फिर भी अभी बता रहा हूँ। इस केस में एग्रीकल्चरल इनकम को उस व्यक्ति की टोटल इनकम में ऐड कर दिया जाएगा। द एग्रीकल्चरल इनकम विल बी एडेड टू द टोटल इनकम ऑफ दैट इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स और एसोसिएशन ऑफ पर्सन। इसमें कंपनी को हम जो है इंक्लूड नहीं करते हैं। किस किस की इनकम को हम देखेंगे? इंडिविजुअल की, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अगर ये एग्रीकल्चरल इनकम के साथ साथ कोई दूसरा इनका कोई दूसरा सोर्स भी इनकम का है, तो हम क्या करेंगे कि उस एग्रीकल्चरल इनकम को उसकी टोटल इनकम में ऐड कर देंगे और जितनी एग्जेम्पशन लिमिट है वो एग्जेम्पशन लिमिट प्रोवाइड कर देंगे
उसके बाद उस पर टैक्स लायबिलिटी हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन उसके लिए कुछ दो अलग कंडीशंस हैं, तो इस चीज़ को हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ हम ये डिस्कस करेंगे कि एग्रीकल्चरल इनकम जो है वो इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट होती है, यानी कि उस पर इनकम टैक्स नहीं लगता है। और दूसरी चीज़ हम ये डिस्कस करेंगे कि किस किस इनकम को हम एग्रीकल्चरल इनकम मानेंगे और किन किन इनकम को हम एग्रीकल्चरल इनकम नहीं मानेंगे। पहले तो आपको ये समझना है, और उससे भी पहले आपको ये समझना है कि एग्रीकल्चरल इनकम का मतलब क्या होता है। ठीक, तो अब समझिए कि एग्रीकल्चरल इनकम होती क्या है। इसको अगर इस लाइन को नोट करना चाहो आप कर लेना, मैं अब इसको साफ करने जा रहा हूँ। ठीक है, what is agricultural income? ठीक, ये दिया हुआ है सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 कैपिटल A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। एग्रीकल्चरल इनकम को हम 2 लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं, एक लेक्चर आज और एक लेक्चर और लूँगा। 2 लेक्चर में आपको एग्रीकल्चरल इनकम क्लियर हो जाएगा कि एग्रीकल्चरल इनकम क्या होती है, और अगर एग्रीकल्चरल इनकम के अलावा भी कोई दूसरा सोर्स इनकम का है तो उसको टोटल इनकम में कैसे ऐड किया जाता है, और टोटल इनकम में ऐड करने के बाद उस पर हम टैक्स लायबिलिटी कैसे डिटरमिन करते हैं। वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन 2 लेक्चर्स। तो अब देखिए कि एग्रीकल्चर इनकम क्या है। तो एग्रीकल्चर इनकम अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 कैपिटल A वो कह रहा है कि कोई भी इनकम रिसीव्ड बाय सेलिंग एनीथिंग दैट ग्रोज ऑन द अर्थ इज नॉट एग्रीकल्चर इनकम। क्या कह रहा है कि इनकम रिसीव्ड बाय सेलिंग, समझिए, इनकम received by selling anything that grows on the earth, a land, is not agricultural income। पहले इस बात को आप क्लियर कर लो। इनकम रिसीव्ड बाय सेलिंग एनीथिंग दैट ग्रोज ऑन द अर्थ और लैंड इज नॉट एग्रीकल्चर इनकम। कि ज़मीन पे कुछ भी उगाया है या ज़मीन पे कुछ भी पैदा हुआ है, उसको बेचने से जो इनकम होती है उन सभी को आप एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानोगे। जैसे कि कोई भी चीज़, अगर कोई अपने आप कोई चीज़ उगाती है ज़मीन पर, जैसे जंगली वाइल्ड ग्रास हो गई, जंगली घास हो गई, वाइल्ड बैम्बू हो गए, बांस वगैरह, अगर वो अपने आप उगाते हैं किसी आपकी लैंड पर और उसको सेल करने से अगर आपको कोई इनकम होती है तो वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं होती है। एग्रीकल्चर इनकम एग्रीकल्चर इनकम के लिए कुछ ना कुछ कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस को सेटिस्फाई करना होता है, तभी वो उस इनकम को हम एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे। कि आपकी ज़मीन पड़ी हुई है और आपकी ज़मीन पर कोई जंगली घास अपने आप उगाती है, आपने नहीं, आपने इंटेंशनली उसको कल्टीवेट नहीं किया है, आपने उसको जो है उसके सीडिंग नहीं की थी, ठीक, आपने उसकी कोई फार्मिंग नहीं की है, लेकिन वो अपने आप आपकी ज़मीन पर उगाई है। कोई जंगली घास ही कहेंगे हम उसे, वाइल्ड ग्रास हो गया, वाइल्ड बैम्बू हो गए, और उसको बेचने से अगर आपको इनकम होती है तो वो आपकी एग्रीकल्चरल इनकम नहीं होगी। ठीक, तो वही मैंने पहले लिख दिया कि इनकम रिसीव्ड बाय सेलिंग एनीथिंग दैट ग्रोज ऑन द अर्थ और लैंड इज़ नॉट एग्रीकल्चर इनकम। तो फिर एग्रीकल्चर इनकम क्या है?
अगर कुछ भी ज़मीन पे उगाया है उसको बेचने से अगर इनकम हो रही है और वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, देन क्वेश्चन अराइजेज इन दैट केस व्हाट इज एग्रीकल्चरल इनकम। नाउ वी विल डिस्कस दैट व्हाट इज एग्रीकल्चरल इनकम। ठीक, अब देखिए क्या कहते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 कैपिटल ए ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, मैंने आईटी लिख दिया, आप समझ जाना इनकम टैक्स एक्ट की बात कर रहे हैं, इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक, एग्रीकल्चरल इनकम means the following। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 कैपिटल ए इनकम टैक्स एक्ट 1961 का कहता है कि एग्रीकल्चर इनकम मीन्स द फॉलोइंग इनकम्स। अभी मैं बताऊंगा वो कौन कौन सी इनकम है। ठीक, कि जो अभी मैं डिस्कस करूंगा उनमें से अगर कोई इनकम है होगी, ओनली देन इट विल बी रिगार्डेड एज द एग्रीकल्चरल इनकम, और अगर उनमें से नहीं होगी तो आप उसको एग्रीकल्चर इनकम कंसीडर नहीं करोगे, तो फिर वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चली जाएगी। मान लीजिए कोई भी इनकम, मान लीजिए आपने खेती बाड़ी की तो वो तो आपने एक्टिविटी की है, उससे जो इनकम होगी वो तो एग्रीकल्चर इनकम होगी। लेकिन आपकी अब कोई घास ऐसी है जो अपने आप ही उगाई, आपने नहीं उसमें खेती की थी, आपने नहीं उसकी एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस किए थे, वो अपने आप ही उगाई आपके खेत में, दैट ग्रोज इट्स ऑन ओन, और उसको बेचने से, एंड दैट इज़ मार्केटेबल, उसको बेचा जा सकता है, उसको बेचने से आपको कोई इनकम होगी तो वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी, उसको कहेंगे हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। दैट विल बी इनकम, किसमें हम इंक्लूड करेंगे, दैट इनकम विल बी इंक्लूडेड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। कोई भी ऐसी इनकम जो बिना कुछ किए ही आपको हो जाए, एक मोटी मोटी बात समझ लीजिए, कोई भी ऐसी इनकम जो बिना कुछ किए ही आपको हो जाए उसको हम रखते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की कैटेगरी में। जैसे हम इससे पहले वाले लेक्चर से हमने डिस्कस किया था कि देयर आर 5 सोर्सेज ऑफ इनकम। इनकम के 5 सोर्स होते हैं, सेल लीज, सेकंड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड कैपिटल गेन, फोर्थ इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, और फिफ्थ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो कोई भी ऐसी इनकम जो बिना कुछ किए हैं आपको हो जाती है तो उसको हम रखते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया। ठीक है, आप कौन कौन सी इनकम को हम एग्रीकल्चर इनकम में इंक्लूड करेंगे। पहला, फर्स्ट इनकम, एनी रेंट और रेवेन्यू, एनी रेंट और रेवेन्यू फ्रॉम a piece of land situated in India and used for agricultural purposes। पहली तो इनकम ये होगी, क्या कह रहा है कि एनी रेंट और रेवेन्यू फ्रॉम ए पीस ऑफ लैंड सिचुएटेड इन इंडिया एंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस, कि कोई भी रेंट और रेवेन्यू जो किससे हो रही है, आपकी लैंड से हो रही है, ज़मीन से हो रही है, और वो ज़मीन कहाँ पर है, इंडिया में है। Any rent or revenue from a piece of land situated in India and used for agricultural purpose, कि कोई भी इनकम चाहे वो रेंट के फॉर्म में हो, रेवेन्यू के फॉर्म में हो, वो आपकी लैंड से हो रही है। लैंड का इंडिया में सिचुएटेड होना आवश्यक है, ज़रूरी है,
और उसका यूज़ एग्रीकल्चरल पर्पज़ से हो रहा है। मान लीजिए आपकी खेती है, लेकिन आप उस पर खेती बाड़ी नहीं करते हो, आपकी खेती है, एग्रीकल्चरल लैंड है आपके पास, बट यू डोंट ऑपरेट द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ इन योर लैंड। तो आपने अपनी एग्रीकल्चरल लैंड मान लीजिए किसी को किराए पर दे दी कि आप इस पर खेती बाड़ी करिए और मुझे इसका किराया दे दीजिए। तो ऐसा किराया यानी कि ऐसा रेंट वो भी एग्रीकल्चरल इनकम ही माना जाएगा। तो पहले इनकम होगी कि कोई भी एनी रेंट और रेवेन्यू फ्रॉम ए पीस ऑफ लैंड, और ऐसी लैंड का, एंड सच लैंड मस्ट बी सिचुएटेड इन इंडिया। ऐसी लैंड कहाँ पर होनी चाहिए? ऐसी लैंड होनी चाहिए भारत के अंदर। दैट मस्ट बी सिचुएटेड इन इंडिया। अगर आपकी कोई लैंड नेपाल में है और उसमें अगर आप खेती बाड़ी करते हो और उससे इनकम होती है, तो वो इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं आएगी, वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो आपकी जो लैंड है वो नेपाल में सिचुएटेड है, दैट इज़ नॉट सिचुएटेड इन इंडिया। तो सबसे पहले कोई भी रेंट जो कि आपकी एग्रीकल्चर लैंड से हुआ है और वो एग्रीकल्चर लैंड इंडिया में सिचुएटेड है और उस लैंड को एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है, तो फिर ऐसी इनकम को हम एग्रीकल्चरल इनकम मानेंगे। फर्स्ट तो हो गई ये। अब सेकंड क्या होगा? सेकंड है इनकम फ्रॉम लैंड should be generated through agricultural activities or the income should be received by a farmer or the one who receives rent from for making the produce सेलेबल। क्या कह रहा है? कह रहा है कि इनकम फ्रॉम लैंड शुड बी जनरेटेड थ्रू एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। इसको दो पार्ट में समझना। पहला, इनकम फ्रॉम लैंड शुड बी जनरेटेड थ्रू एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, कि वो इनकम लैंड से एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के थ्रू जनरेट होनी चाहिए। कि आपने कोई पहले खेत की जुताई की, उसमें फिर बुवाई की, फिर फसल तैयार हो गई, फिर फसल आपने काट ली और उससे अगर आपको इनकम हो गई तो वो इनकम आपकी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि यू हैव रिसीव्ड दैट इनकम बाय द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, बाय द प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। वो इनकम आपको ऑल ऑफ सडन नहीं हुई है, आपने उसमें एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस किए हैं। आपने खेत की जुताई की है, आपने उसमें बुवाई की है, उसमें सिंचाई की है, निराई गुड़ाई की है, उसके बाद फसल तैयार हुई है, फिर आपने फसल की कटाई की है, तब जाके आपने उसको मार्केट में सेल किया है या मार्केट में सेल करोगे। तो फिर जो आपको इनकम होगी उसको आप एग्रीकल्चर इनकम मानोगे। मान लीजिए कोई ट्रेडर है और मान लीजिए मेरे पास एग्रीकल्चर लैंड है, सपोज आई हैव एग्रीकल्चर लैंड, ठीक, और मैंने उसमें फसल तैयार की, पूरा शुरू से मैंने उसको लैंड को प्रिपेयर किया, ठीक, उसमें बुवाई की और सारे जो भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी की, और फसल जो है, क्रॉप जो है वो तैयार हो गई। नाउ देयर इज़ अ स्टैंडिंग क्रॉप इन द फील्ड, फसल जो है खेत में तैयार खड़ी है। अब कोई दूसरा व्यक्ति, कोई उसे हम व्यापारी मान लेते हैं, ट्रेडर मान लेते हैं, वो आके उस खड़ी फसल को ख़रीद लेता है।
ही buys the standing crop for the purpose of making profit by the way of selling it into the market. उसने कहा कि आप इस खड़ी फसल को बेच दीजिए। मैंने उस व्यापारी को वो खड़ी फसल बेच दी और जो भी मुझे इनकम हुई है तो मेरे लिए तो वो एग्रीकल्चर इनकम है, लेकिन वो व्यापारी फिर उस फसल को जब मार्केट में सेल करेगा तो उस व्यापारी के लिए वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी उस व्यापारी के लिए वो इनकम एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसमें उसने कोई एग्रीकल्चर प्रोसेस नहीं किया था, उसने तो कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं की, तो उसके लिए वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज या इनकम फ्रॉम बिजनेस हो सकती है, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि इनकम फ्रॉम लैंड शुड बी जनरेटेड थ्रू एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ और प्रोसेस, कि इनकम जो है उसी इनकम को एग्रीकल्चरल इनकम मानोगे जो भले ही जो लैंड से तो हुई है लेकिन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के थ्रू हुई हो, तभी आप उसको एग्रीकल्चर इनकम मानोगे। दूसरा पार्ट ये, और द इनकम शुड बी रिसीव्ड बाय अ फार्मर, इनकम जो किसान ने को रिसीव हुई है या किसी भी व्यक्ति को, और वन हु रिसीव्स रेंट फ्रॉम फॉर मेकिंग द प्रोड्यूस सेलेबल। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति, ठीक, मान लीजिए कि जैसे इसका मतलब ये है कि अगर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को मार्केट में सेलेबल बनाने के लिए भी अगर आप उसको प्रोसेस करते हो और उस प्रोसेस को करने में अगर आपको कोई रेंट वगैरह मिलता है तो वो भी एग्रीकल्चर इनकम में ही आएगा। ठीक है, मान लीजिए आपने धान पैदा किया तो आप धान को दो तरीके से सेल कर सकते हो, एक तो सीधा सीधा धान बेच सकते हो, या आप उसको धान को चावल बना के मिल वगैरह लगा के और उसको चावल बना के भी मार्केट में सेल करते हो। तो अगर आप उसको उस धान को अगर राइस में कन्वर्ट करके भी राइस को मार्केट में सेल करते हो तो भी वो आपकी एग्रीकल्चर एक्टिविटी मानी जाएगी। ठीक, थर्ड आपका आता है, इसको मैं अभी साफ कर देता हूँ, इतना आपको क्लियर हो गया होगा तो अब आप इसको नोट भी कर सकते हो। मैं ऊपर वाला जो इस पोर्शन है उसे मैं साफ कर देता हूँ। ठीक है, थर्ड है आपका, क्या कह रहा है थर्ड, इनकम फ्रॉम फार्म बिल्डिंग और फार्म हाउस सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन, subject to the following conditions। कि मान लीजिए आपका फार्म हाउस है, आजकल तो बहुत फार्म हाउस का फैशन चल रहा है, लोग फार्म हाउस परचेज कर लेते हैं या उसको हम कभी कभी फार्म बिल्डिंग भी कह सकते हैं। तो फार्म हाउस से अलग अलग तरीके से इनकम हो सकती है। अब हमें देखना होगा कि फार्म हाउस से होने वाली इनकम को आप कब एग्रीकल्चर इनकम कहोगे। वही लिखा है, इनकम फ्रॉम फार्म बिल्डिंग और फार्म हाउस सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन, मतलब फार्म हाउस से होने वाली इनकम में कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करना होगा। ओनली देन द इनकम रिसीव्ड फ्रॉम फार्म हाउस विल बी रिगार्डेड एज द एग्रीकल्चर इनकम, अदरवाइज इट मे बी रिगार्डेड एज द इनकम फ्रॉम सम अदर सोर्सेज। नहीं तो आप इसको किसी और सोर्स से भी इनकम कंसीडर करेंगे अगर वो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करेगी। कौन सी कंडीशन? जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। ठीक, पहली कंडीशन क्या, मान लीजिए आपने फार्म हाउस ले लिया और उसमें फिल्मों वगैरह की और सीरियल वगैरह की शूटिंग के लिए आपने किराए पे दे दिया, तो उससे जो किराया होगा आएगा, जो इनकम होगी वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी, भले ही आपका वो फार्म हाउस है। फिर वो आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी या इनकम फ्रॉम बिजनेस आ जाएगी। ठीक है ना, तो वो कौन कौन सी कंडीशंस का सेटिस्फाई होना जरूरी है वो समझिए। फर्स्ट कंडीशन है, द बिल्डिंग शुड बी ऑक्यूपाइड बाई, बिल्डिंग मतलब फार्म हाउस, शुड बी
ऑक्यूपाइड बाय अ कल्टीवेटर, मतलब किसान या खेती बाड़ी करने वाला व्यक्ति। ठीक, पहली तो ये हो गई कल्टीवेटर एज ए लैंडलॉर्ड और टेनेंट। वो उस ज़मीन का मालिक भी हो सकता है या वो किराएदार भी हो सकता है, लेकिन वो किसान होना चाहिए, कल्टीवेटर होना चाहिए जिसने उस जमीन लैंड को या उस फार्म हाउस को ऑक्यूपाई किया हुआ है। जो सेकंड, सच बिल्डिंग इज, बिल्डिंग मतलब फार्म हाउस, सच बिल्डिंग इज ईदर सिचुएटेड ऑन either situated on the agricultural land or very near to it। दो कंडीशंस का सेटिस्फाई होना ज़रूरी है फार्म हाउस से होने वाली इनकम का, तभी उसको आप एग्रीकल्चर इनकम मानोगे। पहला क्या कि वो बिल्डिंग या फार्म हाउस कल्टीवेटर के दैट मस्ट बी ऑक्यूपाइड बाय द कल्टीवेटर इधर एज ए लैंडलॉर्ड और टेनेंट। ठीक, दूसरी कंडीशन है सच बिल्डिंग इज ईदर सिचुएटेड ऑन द एग्रीकल्चर लैंड, वो एग्रीकल्चर लैंड पर ही फार्म हाउस होना चाहिए या उसके बिल्कुल पास होना चाहिए। तो उस केस में उस फार्म हाउस से होने वाली इनकम को हम एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे, बिकॉज फिर हम मानेंगे कि वो जो इनकम हो रही है, इनकम रिसीव्ड फ्रॉम सच फार्म हाउस दैट इज़ बीइंग जनरेटेड थ्रू द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। और मोटे मोटी समझ लीजिए कि फार्म हाउस शुड बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पज़। You have a farm house and that farm house should be used for agricultural purpose. Only then the income received from such farm house will be regarded as agricultural income. तो ये कुछ हो गए एग्रीकल्चर इनकम के टाइप्स के, कैसे कैसे कौन कौन सी इनकम को हम एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे। पहला हो गया एनी रेंट और रेवेन्यू फ्रॉम ए पीस ऑफ लैंड सिचुएटेड इन इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो लैंड इंडिया में सिचुएटेड होना चाहिए, तीनों ही केस में। ठीक, एंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पज़। दूसरा है कि कोई भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के थ्रू इनकम हुई हो या आपने कोई भी इनकम चाहे रेंट के फॉर्म में या इनकम के फॉर्म में आपने रिसीव किया है, उस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को सेलेबल मार्केटेबल बनाने में जो आपको इनकम हुई है वो भी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। तीसरा, कोई भी ऐसा फार्म हाउस जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, उससे होने वाली इनकम को भी हम एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे। अब एग्रीकल्चर इनकम के फीचर्स क्या होते हैं और कौन कौन सी ऐसी इनकम है जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना काफ़ी है, तो इनको आप डिस्कस करना, आप नोट्स भी बना सकते हो, और अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में आप उसमें मैसेज कर सकते हो। वी कैन डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।